हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले आपने जितने भी वीडियोस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का देखा है वो जनवरी मंथ के एडिटोरियल से क्वेश्चंस लिए गए हैं, बकायदा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ये वाला वीडियो फरवरी मंथ के एडिटोरियल से लिया गया है क्वेश्चंस, और इसमें भी मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किया है। जो जो इश्यूज मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है वो सारे इश्यूज पे क्वेश्चंस बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें पहला है, इंडियाज एआई ecosystem is still in its infancy and lacking a fully sovereign foundation। ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है? क्योंकि इंडिया का एम है अपना खुद का एआई मॉडल बिल्ड करने का, ये एम है। तो ये क्वेश्चन है कि इंडिया का जो एआई इकोसिस्टम है अभी भी बहुत शैशे अवस्था में, इन्फेंसी स्टेज में है। तो अभी फुल्ली सोवरेन फाउंडेशन वो लैक करता है। तो इसी पे क्वेश्चन है। तो इंडिया क्यों बनाना चाहता है अपना खुद का एआई मॉडल? क्योंकि अदर जो एआई मॉडल है उसको लीगली यूज नहीं किया जा सकता विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड द मॉडल। और जो ओपन सोर्स मॉडल है उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उस ओपन सोर्स मॉडल से इंडिया खुद का अपना इंडिजिनस एआई मॉडल बिल्ड कर सकता है। ओके। और उसको फिर फॉरेन कंपनीज पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर डेटा सोवरेनिटी रहेगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, स्टार्टअप्स इनेबल हो जाएंगे, और वो कस्टमाइज एआई मॉडल होगा फॉर लोकल नीड्स। इंडिया के अपने लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग वो एआई मॉडल रहेगा। अब सपोज सैंक्शन हो गया फॉरेन एआई मॉडल्स का, तो उससे इंडिया का लिमिट एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो आपको जो भी बताया वो रीजन बताया है कि क्यों इंडिया को अपना खुद का एआई बिल्ड करना चाहिए। ये रीजन बताया, डेटा सोवरेनिटी के लिए, कॉस्ट रिड्यूस होने के लिए, कस्टमाइज एआई फॉर लोकल नीड्स। और अगर सैंक्शन लग गया फॉरेन एआई मॉडल में तो इंडिया का एक्सेस लिमिट हो जाएगा। तो इसीलिए इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा एआई के लिए। ओके। अब इसके लिए यूएस और इंडिया का ये ट्रस्ट इनिशिएटिव है, उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। फिर इंडिया ने इसके लिए क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अपना खुद का सोवरेन मॉडल बनाने के लिए। एलएलएम और एसएलएम डेवलप किया है। फिर एआई मिशन जो है, नेशनल एआई मिशन, उन्होंने 10,000 जीपीयूज भी बनाया है, जिसको ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट एआई का एक हार्डवेयर होता है। फिर एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया है। अब प्रॉब्लम यहां पर आती है। पहली प्रॉब्लम, एआई रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है, तो एक्सपोर्ट, जो चिप्स का एक्सपोर्ट होता है उसमें रेस्ट्रिक्शन है, सॉफ्टवेयर का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें रेस्ट्रिक्शन, जीपीयू और भी अदर मॉडल्स का रेस्ट्रिक्शन है, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन है। दूसरा, कोई भी इंडिया का ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस मैन्युफैक्चरर से जो चिप्स को प्रोड्यूस करता है। और जो चाइना ने अपना खुद का एआई मॉडल बिल्ड किया है उसका इतना कॉस्ट आया है, $5.6 मिलियन। और ये कॉस्ट इतने सारे, बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद आया हुआ है। और यूएस का, यूएस भी है ना, मतलब एआई में एक लीडर है जिसका नाम परप्लेक्सिटी है। और इंडिया का फाउंडेशनल मॉडल भी तैयार कर लिया ना, उसके बाद भी बहुत कुछ है करने के लिए। दूसरी चीज है, बहुत फंड्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मगर कुछ निकल के नहीं आ रहा फेल्ड अटेम्प्ट्स में, तब भी हमें सैलरी पे करना पड़ेगा। और इंडियन एंटरप्राइज जो मार्केट है वो बहुत स्मॉल है। एआई का जो मार्केट है वो बहुत स्मॉल है। और एआई मॉडल बनाने के लिए टॉप टियर एआई टैलेंट की जरूरत है, डेटा सेट्स की जरूरत है। तो गॉट इट। सबसे पहली चीज, क्यों सोवरेन एआई मॉडल बिल्ड करना है। दूसरी चीज, इसको बिल्ड करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आपको बताना है। तभी आप इस चीज को जस्टिफाई कर पाओगे क्यों इन्फेंसी में है। नेक्स्ट, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई ब्लेंड्स लोकल सोल्यूशन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि एआई का जो रिस्क है वो रिस्क को सेंटर में रख के ये क्वेश्चन बनाया गया है कि
अगर एआई का रिस्क को रिड्यूस करो और एआई को हार्नेस करो फॉर गेटिंग द सॉल्यूशंस, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेने में, मगर उसको हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइन करना पड़ेगा। तो फेयर रिस्पॉन्सिबल एआई तभी हो सकता है जब लोकल और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स दोनों अलाइन हो, तभी हो सकता है। तो इसके लिए इंडिया ने एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया है, AISI, सेफ एंड ट्रस्टेड पिलर ऑफ इंडिया एआई मिशन, जो टेक्निकल चैलेंजेस को भी एड्रेस करेगा विथ वाइल फॉस्टरिंग सोशल इक्विटी। अब इसका एम क्या है, ये जो एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट है इसका एम क्या है? अनलर्निंग सिंथेटिक डेटा जनरेशन, तो एआई का जो अपना बायसेस है उसको रिमूव करना, अनवांटेड पैटर्न्स को रिमूव करना। फिर मशीन अनलर्निंग, एआई मॉडल को अलाउ करना टू फॉरगेट स्पेसिफिक डेटा टू इनहांस प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। एआई का अपना बायसेस को मिटिगेट करना, जिसको वाटर मार्किंग लेबलिंग भी कहते हैं, क्रिएटिंग टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस बायसेस इन एआई सिस्टम फॉर फेयर एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। फिर प्राइवेसी इनहेंसिंग टूल्स है, तो इसमें टेक्नोलॉजीज होंगी जो यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे और डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन को कंप्लाई करेंगे। फिर एथिकल एआई फ्रेमवर्क, ये एक और एम रहेगा, establishing guidelines for responsible AI development, risk assessment and management, identifying and mitigating AI related risk के इफेक्ट को कम करना। फिर डीप फेक डिटेक्शन टूल होगा, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट प्रिवेंट एआई जनरेटेड फेक कंटेंट। अब इसमें न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने ये सारे जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, सारे मैंने हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हैं, ओके। तो इसमें एक एग्जांपल दिया था स्टार्टअप लाइक कार्या, वो भी उसने भी जो स्टार्टअप स्टैब्लिश किया है उसमें भी रूरल कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात की गई है, ठीक है। तो यानी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग वो कार्या बेस्ड है, लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही एआई मॉडल को भी होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कल्चरली रेलिवेंट, लोकली रेलिवेंट होना चाहिए। फिर इंडिया एआई मिशन जो हैज सिलेक्टेड, इसके लिए अब क्या क्या इंडिया कर रहा है वो हम बात करेंगे। 8 रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोजेक्ट and has launched a second round of expression of interest. This initiative is part of India's broader strategy to promote ethical and inclusive AI development, ensuring that AI technologies align with the country's social and cultural context. फिर लोकल एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स के बारे में है कि लोकल एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट अकेले काम नहीं कर सकता, ग्लोबल स्टैंडर्ड से उसको अलाइन करना पड़ेगा। तो इसमें ग्लोबल एआईएससी से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, जो ग्लोबल एआई रिस्क को मिटिगेट कर सकता है। फिर ब्लेचली डिक्लेरेशन के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा, बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। ये ग्लोबल अग्रीमेंट है फोकसिंग ऑन एआई सेफ्टी एंड गवर्नेंस। फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड एआई सेफ्टी टैक्सोनॉमी को भी बहुत अच्छे से स्टैब्लिश करना होगा। फिर मिट्टी के बारे में बता देना, यूनेस्को कोलैबोरेशन ऑन इंडियाज एआई रेडीनेस। फिर आप इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये सब के बारे में बता देना, ओके। अब नेक्स्ट है, चाइना इज पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू इंडियाज आईटी डोमिनेंस। ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि चाइना ने अपना खुद का एआई मॉडल तैयार किया है, डीप सीक। तो इसी की वजह से जो इंडिया का आईटी डोमिनेंस था, जो इंडिया लेबर्स को प्रोवाइड कर रहा था, इंग्लिश स्पीकिंग लेबर्स, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर, तो उसको थ्रेटन कर रहा है चाइना। तो पहले इंडिया एक आईटी जाइंट हुआ करता था, मगर अब चाइना कंपटीशन में है। तो ये डीप सीक ब्रेक थ्रू है, ये चाइना का पोजीशन जो है एआई में स्ट्रेंथन तो करेगा ही, मगर ये एक तरीके से ब्रॉडर एडवांसमेंट है आईटी सर्विसेज का, एआई ड्रिवन ऑटोमेशन का। तो जो एआई है वो स्किल को भी एलिमिनेट कर रहा है, लेबर बैरियर्स, लेबर्स को भी। तो
ये चीपर मोर एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है दैट कैन रिप्लेस लो कॉस्ट आईटी सर्विस प्रोवाइडर एट एन एक्सेलरेटेड स्पेस। तो इस पे आप लोग थोड़ा रिसर्च करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टू मैनी टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट कर्ब इनोवेशन। इसका मतलब है अगर हम टेक्नोलॉजी को लिमिट करेंगे ना तो इनोवेशन भी लिमिट में रहेगा, यानी कहने का मतलब इनोवेशन हो नहीं पाएगा। तो जो डीप सीक है इट्स पोजिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन टू चैट जीपीटी एंड अदर लैंग्वेज मॉडल। तो एक 60 कंट्रीज ने जो डिजिटल डिवाइड है उसको रिड्यूस करने के लिए और एआई एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट करने के लिए 60 कंट्रीज ने साइन किया था, मगर उसमें यूएस एंड यूके साइन नहीं किया है, क्योंकि कहीं पर यूएस एंड यूके ने बोला है कि अगर टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम ट्रांसपेरेंट सेफ सिक्योर ट्रस्टवर्दी एआई स्टैब्लिश करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजिकली रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उससे इनोवेशन कर्व हो जाएगा। तो इसी की वजह से यूएस एंड यूके ने साइन नहीं किया है ग्लोबल समिट इन पेरिस। ओके, हालांकि सबका प्रायोरिटी यही है कि मेकिंग एआई सस्टेनेबल फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। तो और क्या टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट है? लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई कॉस्ट, रेगुलेटरी हर्डल, स्किल गैप, फॉरेन डिपेंडेंसी, ये सारे टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। नेक्स्ट है वंस राइट टू स्पीक फ्रीली को एग्जिस्ट विथ अनदर्स राइट टू फील ऑफेंडेड। ये क्वेश्चन क्यों रेज हुआ है? रणवीर अलाहाबादिया का जो कंट्रोवर्सी है उसकी वजह से ये क्वेश्चन रेज हुआ है। और इसमें एक और क्वेश्चन मिलता जुलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्राइसिस इज अ मिथ। स्टूडेंट्स, दो चीज है। एक तो पहला क्वेश्चन समझ लो कि हम हमें राइट दिया गया है बोलने का, तो इनफैक्ट दूसरों को राइट दिया गया है हर्ट फील करने का, ऑफेंडेड फील करने का, हमने जो बोला है उससे डिसअग्री होने का, हमने जो बोला है उसको क्रिटिसाइज करने का, वो भी राइट है। यानी अगर मुझे बोलने का राइट है तो दूसरों को मुझे मेरी बातों को क्रिटिसाइज करने का भी राइट है, मेरी बातों से हर्ट होने का भी राइट है। ओके, फिर नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच क्राइसिस इज अ मिथ। अब इसको समझो, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्राइसिस क्यों है? क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने का जो हमें फ्रीडम मिला है, ऐसा लग रहा है कि ये क्राइसिस है, क्योंकि बोलने दिया ही नहीं जा रहा है। रणवीर अलाहाबादिया को बोलने ही नहीं दिया गया। ओके, तो बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि क्राइसिस है। तो इसमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये क्राइसिस जो लग रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ये एक मिथ है। ओके, तो दोनों केस में आप लोगों को दो चीज याद रखना है जब आप इस पे कंटेंट तैयार कर रहे हो। सबसे पहले, फ्री एक्सप्रेशन इज अब्सोल्यूट, यानी राइट टू स्पीक, ये जो राइट है वो अब्सोल्यूट है। इसका मतलब ये है इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, हमें जो मन आ रहा है हम वो ही बोल सकते हैं विदाउट एनी पेनाल्टी। नो बडी कैन पीनलाइज अस, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये पहला, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्राइसिस क्यों आया है? वो इसलिए आया है, ये क्राइसिस ऐसा परसीव किया जा रहा है कि ये क्राइसिस है। क्यों क्राइसिस है? क्योंकि फॉल्स नोशन है, ये फॉल्स ओपिनियन है सभी का कि जो हमें राइट मिला है वो अब्सोल्यूट है, मगर कोई भी राइट अब्सोल्यूट नहीं होती है। ओके, दूसरा, ये क्राइसिस क्यों उठ रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो हमें राइट मिली है बोलने की, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं और सब सहमति दिखाएंगे, सब अग्री करेंगे, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये दूसरा, मतलब ये मिथ क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं होता है, अब्सोल्यूट है नहीं है, ये मिथ है। और सब अग्री करेंगे, ये भी मिथ है। क्योंकि सबको हक है बोलने का, तो फिर सबको हक है जो बोल रहा है उसको क्रिटिसाइज करने का, उसका आलोचना करने का, उससे ऑफेंड होने का। अंडरस्टूड? तो एक्चुअली ये क्राइसिस नहीं है, ये मिथ है। ओके, नेक्स्ट ये जेंडर नॉर्म्स रेस्ट्रिक्ट वुमेन्स एंट्री इनटू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक डेटा आया था एडिटोरियल में कि जेंडर नॉर्म्स का मतलब क्या होता है?
फीमेल्स जो हैं उनकी अपनी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनका अलग कंडक्ट होता है, बिहेवियर होता है। तो इसमें है रेस्ट्रिक्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंडक्ट की वजह से उनका जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जो एंट्री है ना वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आप डेटा दोगे कि जो विमेन का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो बढ़ा है। 2017-18 में 22% था, ये भी डेटा दिया गया है, और 2023-24 में 40.3% है। ठीक है, तो ये तो बढ़ रहा है। तो ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि विमेन जो है ना वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो रही है रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर में, ओके, फॉरेस्ट्री में। मगर उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डोमेस्टिक एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोबिलिटी के लिए बैरियर है, ठीक है, जेंडर नॉर्म्स, ये सारा इसमें आएगा। लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस एंड सोसाइटी, नॉर्म्स एंड एक्सेसिंग ऑफ फॉर्मल क्रेडिट। फिर under the National Rural Livelihood Mission, 9 crore women are connected with 83 lakh self-help group that transform the rural social economic landscape. फिर स्कीम्स 5 लाख women SC/ST by providing them loan up to, ये सब गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। फिर बजटरी इंक्रीजेस फ्रॉम 3.27 लाख करोड़ टू इतना करोड़ वेलफेयर ऑफ वुमेन के लिए। फिर एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव है डिजाइन टू क्रिएट ओवर 4 करोड़ जॉब्स ओवर 5 years विद सेंट्रल आउटले ऑफ इतना 2 लाख करोड़, ये भी वुमेन का है। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेटिव कवर देना वुमेन का, ओके। नेक्स्ट है नॉन मैरिटल कोहैबिटेशन लॉज इन इंडिया आर अनक्लियर। नॉन मैरिटल कोहैबिटेशन क्या हुआ? लिव इन रिलेशनशिप उसको कहते हैं, यानी शादी के पहले कोहैबिट करना, एक साथ रहना लड़के लड़कियों का। तो ये अनक्लियर है ये लॉ, क्योंकि अगर सपोज बच्चा होता है तो वो लेजिटिमेट है, ठीक है, मगर फिर जब टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी उस लिव इन जो रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप, उसको अगर खत्म कर दिया जाता है तो फिर चाइल्ड केयर का किसका जिम्मेदारी रहेगा? सेम सेक्स को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है इसमें? क्यों इसको आउट ऑफ लॉ बताया जा रहा है? फिर लीगल एंड सोशल मिसमैच हो रहा है। सोशली जब लड़कियां 18 साल की हो जाए तो उसको सेक्सुअल ऑटोनॉमी मिल जाता है, इन द सेंस वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, ओके, कहते हैं बालिग हो जाती है, फाइन। मगर मगर जो लिव इन रिलेशनशिप का लॉ है उसमें अगर 21 से, यानी 18 साल की, लीगली 18 साल के से हो जाए तो शी इज रेडी टू गेट मैरिड, ओके। मगर लिव इन रिलेशनशिप का जो लॉ है वो कहते हैं कि 21 साल से अगर कम होगी तो पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ओके। तो जो सेक्सुअल चॉइसेस पे स्टेट का कंट्रोल है वो समझ नहीं आ रहा है, वो मिसमैच सा लग रहा है। नेक्स्ट है appointing retired judges on ad hoc isn't a lasting fix for judicial efficiency or retiree stability। यानी जो रिटायर्ड जजेस को अडॉक पे लिया जा रहा है वो जुडिशियल एफिशिएंसी के लिए भी सोल्यूशन नहीं है और रिटायरी स्टेबिलिटीज के लिए भी सोल्यूशन नहीं है। तो रिटायरी स्टेबिलिटी कौन है? जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी स्टेबिलिटी की बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 जनवरी 30 2025 को ये वर्डिक्ट दिया है कि रिटायर्ड जजेस वो जो माउंटिंग बैकलॉग केसेस है उसको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये सब दिया है कि हाई कोर्ट है ना 62 लाख केसेस पेंडिंग है उसका, ओके। तो और वो है ना क्रिमिनल अपील्स देख सुन सकते हैं। SC has previously found अडॉक अपॉइंटमेंट प्रोसेस cumbersome। इसके पहले भी अडॉक अपॉइंटमेंट हुआ था रिटायर्ड जजेस का, तो मगर वो बहुत कम्बरसम था। और एडॉक जजेस को क्रिमिनल अपील्स वो ले सकते हैं मगर उनको पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस नहीं दिया जाएगा, ओके। अब जब अडॉक अपॉइंटीज होगा तो जो रिटायर्ड जजेस हैं दे विल बी सब्जेक्टेड टू स्क्रूटिनी, मतलब उनको पूरा देखा परखा जाएगा तभी तो अपॉइंट करेंगे। तो उनको जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू जाना पड़ेगा ना, तो उससे ना वो लोग काफी डिस्करेज हो जाएंगे बाय सच स्क्रूटिनी, और फिर उनका खुद का करियर प्रोग्रेस हिंडर करेगा क्योंकि
जो उनको आर्बिट्रेशन में, फाइनेंसिंग में, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस में जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो मिलते हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, जो कि मतलब सरकार जो देते हैं उसके कंपैरिजन में। और सेम हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहां पे वो अपॉइंट हुए हैं। और फिर जब अपॉइंटमेंट एक्सपायर हो गया उसके बाद वो उसी सेम कोर्ट में नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप और रिसर्च करना। नेक्स्ट है बूस्टिंग इंडियाज हेल्थ विद फार्म डाइवर्सिटी। तो बेसिकली न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में एक क्वेश्चन है। तो इसमें फार्मिंग अप्रोच के बारे में बताया जा रहा है कि इस तरह से मैक्सिमाइज करना है, डाइवर्सिफाई करना है फूड प्रोडक्शन को, और कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना है टू इट्स ओन न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो फार्म डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जैसे मिलेट्स को, पल्सेस को, वेजिटेबल्स को ग्रो करना है ताकि ओवरऑल डाइट क्वालिटी इंप्रूव हो। मल्टीपल क्रॉप्स, मैल न्यूट्रिशन रिस्क कम होता है। फिर एग्रो डाइवर्सिटी, फूड रेजिलियंस के लिए। न्यूट्रिएंट रिच फार्मिंग, लोकल क्रॉप्स, इनहांस डाइटरी क्वालिटी, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है वाइल्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ये रिपोर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छा है। ह्यूमन डेथ फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंक्रोचमेंट डिक्रीज फ्रॉम 2018 में 146 था तो 2024 में 57 हो गया है। मगर केरला के लिए वाइल्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर है, क्योंकि केरला में 29% फॉरेस्ट है और विक्टिम्स कौन होते हैं? ट्राइबल्स होते हैं। इसका कॉज क्या है? एक तो हैबिचुअल फ्रेगमेंटेशन, अनरेगुलेटेड टूरिज्म, कैटल ग्रेजिंग नियर फॉरेस्ट। जो जंगली जानवर है वो आ जाते हैं उन कैटल को खाने के लिए। एनक्रोचमेंट हो रहा है। फूड वेस्ट ऑन फ्रिंजेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट जहाँ से शुरू होता है वहीं पे फूड वेस्ट रहता है, तो उससे भी ये अट्रैक्ट करता है एनिमल्स को। इन्वेजिव प्लांट्स एंड मोनोकल्चर, इंडस्ट्रियल प्लांटेशन हैव आल्सो डिसरप्टेड वाइल्ड लाइफ फीडिंग पैटर्न। तो इंडस्ट्रियल प्लांटेशन भी एक कॉज है। फिर अरालम फार्म जो है, इडुक्की एलिफेंट कॉरिडोर इज अ की वाइल्ड लाइफ पैसेज इन केरला, फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ एलिफेंट्स बिटवीन अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी and forested areas of Idukki. Such corridors help reduce human elephant conflict. तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, इडुक्की एलिफेंट कॉरिडोर का। फिर सोलार फेंसिंग पे एक सोल्यूशन है। तो ये दो सोल्यूशन आपको दे दिया गया है। वैसे सोल्यूशन और है एनक्रोचमेंट रोकने के लिए, ओके। फिर नेक्स्ट है फंडामेंटल लर्निंग इन इंडिया इज फ्रेजाइल, फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। फंडामेंटल लर्निंग का मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो ये क्यों आया है क्वेश्चन? निपुण भारत 1.0 था, फिर निपुण 2.0 है, उसको एक्सटेंड करना चाहिए 2030 तक। 2021 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। फिर इसका आप डेटा दे देना। फिर राइट टू रिसोर्सेज एंड पॉलिसीज होगा तो फंडामेंटल लर्निंग स्ट्रांग होगा। लास्ट है ह्यूमन स्मगलिंग रिमेन्स अ क्रिटिकल ह्यूमैनिटेरियन इशू। तो जो अभी इमिग्रेशन का इश्यू चल रहा है ना, उसकी वजह से ये वाला क्वेश्चन आया है। तो इसमें इलीगल इमिग्रेशन के बारे में 104 इंडियंस को अमृतसर में लैंड करवाया गया इन अ यूएस मिलिट्री प्लेन, ठीक है। 2009 से 2025 तक यूएस ने करीब 15,000 इंडियंस को वापस भेजा है। तो अभी एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स हैं। तो जो ह्यूमन स्मगलिंग होते हैं, जो करवाते हैं, वो एक्चुअली एथिकल मर्चेंट ऑफ डेथ है। तो ये इस एडिटोरियल में लिखा हुआ था। तो कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा हो रहा है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू। बहुत हाईली प्रॉफिटेबल है ये ह्यूमन स्मगलिंग, ठीक है, क्रिमिनल्स के लिए। तो ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ना, वो इसमें ना डिटेक्शन बहुत कम होता है, बहुत हॉरर है और बहुत मिजरी है। क्योंकि जो कोशिश करते हैं इंडिया से बाहर जाने की, वो उसको कंटेनर में सफोकेट होके जाते हैं, या उनको डेजर्ट में ही पेरिश हो जाते हैं, या वो समुद्र में ही डूब जाते हैं, या वो गुलाम बन जाते हैं, कहीं पे एज अ फोर्स लेबर काम करने लग जाते हैं। कभी कभी एमनिशन डंप में वो चले जाते हैं इराक में। बहुत ज्यादा रिस्की होता है, फुल ऑफ मिजरी। इमिग्रेशन एक्ट है 1983 का, मगर वो डेफिनेट नहीं हो, क्योंकि वो एक्चुअली उसमें ह्यूमन स्मगलिंग के बारे में डायरेक्ट कुछ भी बात नहीं हुई है। पंजाब ने क्या किया है? द पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेपुटेशन एक्ट 2012 में ऑर्गेनाइज ह्यूमन स्मगलिंग इन स्टेट ऑफ पंजाब लाइसेंसिंग रेजिम, यानी जो भी ट्रेड एजेंट्स हैं जो इस तरह से अ, बाहर भेजने का काम करते हैं इंडियंस को, उनको उनके पास लाइसेंस होना चाहिए।
ओके। और नेशनल लॉ होना चाहिए टू कंट्रोल इंडिया बॉर्डर टू रेगुलेट ह्यूमन स्मगलिंग इंडस्ट्री। इंडिया स्टैंड्स, अगर यूएस वापस इंडिया को इंडियंस को भेज रहा है तो इससे इंडिया को ही फायदा है। Illegal immigration policy will not only protect Indian workers from exploitative agents but also enhance India's global representation as a reliable supplier of skilled workers, enhance India global, सॉरी ये तो मैंने वापस से लिख दिया है। फिर ग्रोथ ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स होगा, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, ग्लोबल आउटसोर्सिंग बढ़ेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।